First, we aim to conclude negotiations on the EU-India Free Trade Agreement. This deal will open markets, remove barriers and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals and semiconductors. अब देखिए अब तो यूरोप भी ट्रम्प साहब के ये जो टैरिफ वाली धमकी है उसके अगेंस्ट में खड़ा होना शुरू कर दिया है और ट्रम्प साहब को पीछे हटना पड़ा। अब देखिए भारत से डील करने के लिए यूरोप में कैसे मेगा तैयारियां हो रही। यूरोपियन यूनियन के नेता अपने साथ 90 मेंबर्स का बड़ा डेलीगेशन भारत ला रहे हैं। इसमें ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की विदेश और सिक्योरिटी नीति की प्रमुख भी शामिल होंगे। हमारे लिए अगले हफ्ते 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अंतिम घोषणा हो सकती है और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने यह कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। सुनिए। Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. वो जा रही हैं, सिर्फ इतना नहीं, वो ये कह रही हैं कि मदर ऑफ डील्स, और वो जो धरती है वो कितनी अजीम धरती है, वो उधर जा रही है। पाकिस्तान बदस्तूर कर्जों, माली दबाव और IMF के चक्कर में फंसा हुआ है। तहम वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की उम्मीदें माशी इस्लाहात के बजाय दिफाई बरामदात और जंगी तैयारों के मुतवक्का ऑर्डर से वाबस्ता नजर आती हैं। वो कह रहे हैं हम ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते के बिल्कुल करीब आ रहे हैं और वे कह रहे हैं कि कुछ जो उर्सुला का कहना है कि वास्तव में ये एक ऐसी डील होने जा रही है जो मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रही है। वैश्विक GDP का लगभग 1/4 हिस्सा होगा और ऐसा समझौता होगा जो 2 अरब लोगों का बाजार तैयार करेगा। अगले हफ्ते भारत में दुनिया के बड़े नेताओं और डिप्लोमेट्स का बड़ा मेला लगने वाला है। भारत में बड़ा ग्लोबल इवेंट होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। भारत की न सिर्फ इकोनॉमी थ्राइव कर रही है बल्कि पूरी दुनिया उनके साथ रिश्ते नाते बनाना चाहती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ट्रम्प साहब जो है एक नार्सिसिज्म का शिकार हैं। उनको अपना तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, अपनी प्रशंसा सुनकर के वो गदगद हो जाते हैं और वो उन्हीं को अपने पास रखते हैं जो उनकी प्रशंसा करे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है विश्व समुदाय वो उनके अगेंस्ट में खड़ा होना सीख गया। यूरोप ने वो कह दिया कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ ट्रेड डील। यूरोप खड़ा हो गया और इंडिया के साथ आप देखिए। दोस्तों इस वक्त एक चीज डिस्कस हो रही है और वो ये है कि जो यूएई है वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से। कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट। सबसे बढ़कर इंडिया तो नहीं था ना, मैंने शो भी किया कल रात इस पे। चाइना किधर था? चाइना क्यों नहीं था? यूरोपीय यूनियन में फ्रांस नहीं था, इसके अंदर डेनमार्क नहीं था, इसके अंदर मामूली कंट्रीज नहीं है न। डेनमार्क मामूली कंट्री और फ्रांस तो खैर बहुत बड़ी बला तोप चीज है भाई, दुनिया की न्यूक्लियर पावर है दुनिया की। वो क्यों नहीं था? वो नहीं थे वो लोग। ज्यादातर वो लोग थे जो डिक्टेटर टाइप की जो वहां पे जो है ना वो रिजीम चल रहा है, वो लोग वहां पे मौजूद थे। और वही मतलब ट्रम्प को खुश करते हैं और ट्रम्प उनको खुश करता है। ट्रम्प उनके नाम लेके तारीफ कर देता है। वो बड़े जी पूले नहीं समाते। वो जी ट्रम्प ने हमारा नाम ले लिया। यूरोप की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका पर निर्भरता में उन्हें अब जोखिम दिखाई दे रहा है और वो चाहकर भी रशिया से दोस्ती कर नहीं सकते, चीन के करीब जा नहीं सकते और बहुत सीमित विकल्पों की वजह से अब यूरोप को एनर्जी, अपनी सुरक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे हर मोर्चे पर भारत जैसे भरोसेमंद सहयोगी की तलाश है। Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership. Areas like maritime security, cybersecurity and countering counterterrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. In a more dangerous world, we will both gain from working closer together. Not surprisingly, we have many emerging market economies with comparative strength. Saudi Arabia would be one of them. Actually, India would be one of them because of the bet on IT that India is making that are in the higher spectrum. ये सारे लोग जो अभी आपने देखा भारत की प्रशंसा कर रहे हैं और ये सब भारत के साथ काम करना चाहते हैं। तो अभी आप ये देखिए कि यूरोप क्या चाहता है। यूरोप भारत के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप करना चाहता है। यूरोप भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की तरफ देख रहा है। भारत के साथ उन्हें सप्लाई चेन बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है और इस बाजार पर यूरोप क्या दुनिया के हर देश की नजर है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहली बार साल 2007 में चर्चा शुरू हुई, लेकिन इसके बाद साल 2013 तक इस पर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी। उसके बाद साल 2013 से 2022 के बीच इस समझौते को बुला दिया गया और ये लगने लगा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना संभव नहीं। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने इस पर 4 वर्षों तक चर्चा को जारी रखा और अब जाकर 27 जनवरी 2026 को इस समझौते का ऐलान होने वाला है। पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट यानी पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट 43% कम हो गई है और पाकिस्तानियों के दावे हैं कि हम इंडिया से बहुत आगे निकल गए। ये बातें नजम सेठी और इस तरह के बहुत सारे लोग पाकिस्तान के टेलीविजनों पे बैठ के सुबह शाम करते हैं और उधर भारत
कि ना सिर्फ इकोनॉमी थ्राइव कर रही है बल्कि पूरी दुनिया उनके साथ रिश्ते नाते बनाना चाहती है। अभी लास्ट वीक जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स वहां पे थे और अभी 2 रोज पहले यूएई के प्रेसिडेंट वहां पे थे और बहुत बड़े एग्रीमेंट साइन किए उन्होंने। और अब यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं मैडम उर्सुला, वो कह रही हैं कि इंडिया वो 26 जनवरी की जो इंडिया की तकरीबात हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है इंडिया का, रिपब्लिक डे है, उसमें वो जा रही हैं। सिर्फ इतना नहीं, वो ये कह रही हैं कि मदर ऑफ डील्स और वो जो धरती है वो कितनी अजीम धरती है, वो उधर जा रही है। पाकिस्तान फंसा हुआ है इस गंभीर मसले में कि ट्रंप को जवाब दे या ना दे। इंडिया ने फैसला करना होता है अपनी मर्जी से कि उनको क्या सूट करता है, उन्होंने क्या करना है या नहीं करना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनरेबली मैनेज करते हैं। और इंडिया दुनिया की सुपर पावर है। हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी अपनी हर तकरीर में, अभी वो चाइना में थे तो इंडिया का मेंशन कर रहे थे, दोहा में थे तो इंडिया का मेंशन कर रहे थे, स्विट्जरलैंड में दावोस में है तो उन्होंने 20 जनवरी की अपनी स्पीच में इंडिया का नाम 2 बार लिया और 3-4 देशों के नाम लिए उन्होंने, चाइना, इंडिया और मिडिल ईस्ट। तो ये है कहानी इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उन पे बेस करती हुई। और मामला क्या है, क्या बताते हैं नजम सेठी साहब, जरा सुन लीजिए। कुछ दिन पहले वो छलांगे लगा रहे थे, आजकल बहुत छलांगे लगाते हैं। का स्टेचर जो है ना, स्टेटस गिर गया है, पाकिस्तान का बढ़ गया है, सारी दुनिया लाइन अप कर रही है, सानू भी जहाज दो, हमें भी सिखाइए आपने कैसे किया। इंडिया को कोई घास नहीं डाल रहा और उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। कमाल है। ये नजम सेठी पाकिस्तान का वो जर्नलिस्ट है जो अपने आप को बड़ा ही रोशन ख्याल कहा करता था और ये बता रहा है कहानी कि ओहो इंडिया का स्टेचर डाउन हो गया है। इसके जरा चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए। और पाकिस्तान का स्टेचर बढ़ गया है। उन्होंने जंग जीती थी ऑपरेशन सिंदूर की, पूरी दुनिया लाइनें लगा के खड़ी हुई है पाकिस्तान से जहाज लेने के लिए, पूरी दुनिया लाइनें लगा के खड़ी हुई है। ये नजम सेठी ने यही कहा है ना। और वो दुनिया ये भी कह रही है हमें सिखाएं, यानी आज की इस मॉडर्न दुनिया में पाकिस्तान पूरी दुनिया को सिखाएगा कि जहाज किस तरह उड़ाते हैं, किस तरह वो पूरे का पूरा वॉरफेयर करते हैं। ये जरा नजम सेठी की फैंटेसी देखें। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट उनके साथ जो लेडी जर्नलिस्ट आयशा हैं वो करती हैं, वो भी कह रही है इंडिया की तो डील्स कैंसिल हो रही हैं, इंडिया का तो बुरा हाल है। एक बार फिर वो इंडिया जिसके बारे में वो कहते हैं कि कोई उसको घास नहीं डालता। और यूरोपियन यूनियन की जो सरबराह हैं वो अपनी एक्साइटमेंट बता रही है, कह रही है कॉन्टिनेंट 2 बिलियन लोगों का, वो तो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को भी मुझे यूं फील होता है इसी कॉन्टिनेंट में ही डाल रही है। वो कह रही है कि पॉपुलेशन ये इनकी भी इनकी है, इसलिए 2 बिलियन लोग कह रही है ना, इंडिया की तो ऑलमोस्ट 1.45 बिलियन है। तो नजम सेठी को, पाकिस्तानियों को थोड़ा सा कुछ शर्म करनी चाहिए, थोड़ा सा फख्र महसूस करना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन के हेड उनको भी ब्रैकेट कर रही हैं, नेक्स्ट कर रही हैं उसी कॉन्टिनेंट में जिसका नाम भारत है। और ये है भारत की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी, ये है भारत की पोजीशन जिसको ये समझते हैं कि दुनिया घास नहीं डाल रही, दुनिया लाइनें लगा के खड़ी है पाकिस्तान से जहाज लेने के लिए। और वो लाइनें लगा के जहाज लेने के लिए खड़ी हैं, इतनी बड़ी इनकम आने वाली है। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों कहा था कि हमें इतनी इनकम हो जाएगी अपने जहाज बेचने से, हम तो IMF से भी छुटकारा हासिल कर लेंगे। और रियलिटी ये है कि वो दुनिया जो लाइनें लगा के खड़ी हुई है, वो इस बात पे देश तड़प रहा है कि हाय हाय मेरी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही 43% चली गई, ऑलमोस्ट गॉन होती जा रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाइना, हांगकांग और थोड़ी बहुत UAE की थी, और जो थोड़ी बहुत रह गई उन्हीं की है, कोई अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां पे। और ये छलांगे लगा रहे हैं कि हम पता नहीं आसमान को छू रहेंगे और ये जो है भारत को कोई घास नहीं डाल रहा। और ये आपने बात सुनी मैडम उर्सुला की, जो यूरोपियन यूनियन की हेड हैं, लेकिन पाकिस्तान के ख्वाब क्या है? अब देखिए, अब तो यूरोप भी ट्रम्प साहब के ये जो टैरिफ वाली धमकी है उसके अगेंस्ट में खड़ा होना शुरू कर दिया है और ट्रम्प साहब को पीछे हटना पड़ा। कौन, आप बताइए यूरोप से कौन है उस पूरे के पूरे जो मैंने नाम पढ़े आरजू जी, यूरोप से एक कंट्री नहीं गई, जर्मनी, फ्रांस, ये क्या नाम है, कोसोवो पहुंचा, कोसोवो और हंगरी और ये जैसी इनसिग्निफिकेंट कंट्रियां, न फ्रांस गया, न जर्मनी गया, न UK गया, कोई नहीं गया। आप तो भाई पहुंच गए, जहां भी लंगर होगा जी सड़े नाल तो रहना ही है। एक सेकंड सर, हमें इस किस्म के ताने ना लगाइए, ये बात हमने नहीं कही, कई बार आपके से कही गई है कि मोदी जी को नहीं बुलाया गया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में। मोदी जी वैसे ही जाते जाते उनको देखे दिखी तो उतर गए थे खाने के लिए, तो इसलिए सर हमें मत ये ताने दिया करें कि बस हम पहुंच जाते हैं खाने। आप लोग अल्लाह से डर नहीं, न्यूक्लियर बम से डरिए।
भाई मैं क्या कह रहा हूं आपको कि वो जब लाहौर में मोदी जी काबुल में थे, उन्होंने फोन किया नवाज शरीफ साहब को। नवाज साहब ने कहा उनको बर्थडे विश करने के लिए, उन्होंने कहा बर्थडे तो छोड़िए, हमारी नवासी की शादी हो रही है, आप आइए। उन्होंने अपने लोगों से पूछा मोदी जी ने कि भाई हम चलें कि नहीं चले। उन्होंने कहा यार ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्होंने कहा चलो यार जो होगा देखा जाएगा, अपना भाई तो है। वो तो भाई मान के पहुंच गए, आपने पठानकोट कर दिया। अरे तो वो छोड़े, आप पठानकोट की बात नहीं हो रही, हम यही कह रहे हैं कि बगैर इनविटेशन के तो कई लोग आ जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में एक परंपरा है, हम लोग वैसे ही चले जाते हैं खाना वाना देखकर। वो बात नहीं है जो आप हमें कह रहे हैं कि हमारे लोग पहुंच गए वहां ट्रम्प के कहने से। अगर क्या हो गया, बोले ना आप। जिस मकसद के लिए पीस इन मिडल ईस्ट, ये बाकायदा उसका एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है वहां पर, ठीक है। और या पीस इन गजा, कोई गजा में पीस नहीं आना, ये सिर्फ मजाक है उन लोगों के साथ। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बड़े बड़े मुल्क, सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन फलस्तीनियों के लिए या गजा के लोगों की इससे कोई फायदा नहीं होना। उसकी वजह मैं बता दूं आपको, तक उनको कोई फायदा नुकसान ना हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गजा की जमीन के ऊपर कब्जा करके उसको बेचना है प्लॉट बनाकर, मलिक रियाज जिस तरह पाकिस्तान का होता है उसकी तरह। उसका जो सन इन लॉ है जज कोशनर, वो बाकायदा उसके इश्तिहारात लगा रहे स्विट्जरलैंड डेविस में कि भाई वो इस चक्कर में लगे। हमारे वाले ना, ये इन्होंने वो पाले हुए मुख्तलिफ लोग, वो एक है ताहिर अशरफी, ठीक है, वो पहले कहते नहीं जी ये तो ऐसा है जी, हमें बड़ा फख्र फील करना चाहिए कि हमें जो है वो जिसे हरमैन शरीफैन के लिए हमें उन्होंने रख लिया, चले रख लिया, खत्म हो गई बात, हो गया, ठीक है, आपको रख लिया उन्होंने, बड़े खुश है जी, बड़े उन्होंने, क्योंकि इस तरह के बयानात के लिए इनको रखा होता है इन्होंने जी, उन्होंने रखा। उसके बाद जी ये तो पहले कहते थे जी गजा में जो है ना इस तरह नहीं होना चाहिए, उस तरह। अब उसकी वो डिफेंड करे, महीना पहले कुछ कह रहे थे, आज महीने के बाद नहीं, ये तो बड़ा कमाल है जी, पाकिस्तान को जी उन्होंने पाकिस्तान को क्या कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ऊपर बैठा होगा, अमेरिकन जनरल बैठा होगा, जो ऑर्डर वो करेगा वही होगा, या नेतन्याहू जो कहेगा वही करेगा। क्या पाकिस्तान ने ये करना? हमारे फिर ताल्लुकात होने चाहिए उनके साथ, उनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए कि डायरेक्ट हम नेतन्याहू के साथ बात करें ना, वो क्यों नहीं है। लेकिन हमारे यहां उसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सबसे बढ़कर इंडिया तो नहीं था ना, मैंने शो भी किया कल रात इस पे। चाइना किधर था? चाइना क्यों नहीं था? यूरोपीय यूनियन में फ्रांस नहीं था, इसके अंदर डेनमार्क नहीं था, इसके अंदर मामूली कंट्रीज नहीं है न, डेनमार्क मामूली कंट्री, और फ्रांस तो खैर बहुत बड़ी बला तोप चीज है भाई, दुनिया की न्यूक्लियर पावर है दुनिया की। वो क्यों नहीं था? वो नहीं थे वो लोग। ज्यादातर वो लोग थे जो डिक्टेटर टाइप की जो वहां पे जो है ना वो रिजीम चल रहा है, वो लोग वहां पे मौजूद थे। और वही मतलब ट्रंप को खुश करते हैं और ट्रंप उनको खुश करता है, ट्रंप उनके नाम लेके तारीफ कर देता है। वो बड़े जी पूले नहीं समाते, वो जी ट्रंप ने हमारा नाम ले लिया। और ट्रंप भी कहते हैं चल यार मेरा काम चल रहा है तो मैंने क्या करना है, पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी के चक्कर में पता नहीं कितने पार्लियामेंटेरियन इंडिया में होंगे, उनको संभालना मजाक है। 342 तो हमारे यहां बैठते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट के अलावा। तो ये चीजें उनके लिए थी और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक मतलब दैट वाज अ जोक। लेकिन डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि यूनाइटेड नेशन क्या मतलब उसको भी खत्म समझे हम लोग, या क्या, या जो कुछ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, कहते हैं कि जो $1 बिलियन देगा उसके पास अलग इख्तियारात होंगे। यहां भी गेम पैसे की है, तो हम तो 1 अरब नहीं दे सकते भाई, हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि अगला हमें ऑर्डर क्या देगा और हमने करना है। सर क्या देख रहे हैं कि हम क्या पैरेलल सिस्टम्स को लेके आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन को हम जो भी कहें, लेकिन एक बहुत बड़ा फोरम है, 199 शायद उसके मेंबर है दुनिया भर के। अब हमने ये कर दिया, लेकिन इसके ऊपर रशिया का रिएक्शन, चाइना का या इंडिया का, इन कंट्रीज का तो रिएक्शन आना चाहिए। चलो हम तो एक हिस्सा बन गए, हम क्या रिएक्शन देते? आडियो आपकी नहीं आ रही। अच्छा फखर भाई, मजे की बात है, ये $1 बिलियन किसको जाएगा? चलो मान ले दे दिया $1 बिलियन। वहां पे कंपनी अमेरिकन वहां पे तामीरी नो करेंगे ना, ठेके अमेरिकन कंपनियों को मिलेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में नहीं मिलते कुछ इदारों की कंपनी होती है, उसको सारे ठेके मिलते हैं। तो ये इसी तरह का मेरे ख्याल इसकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है डोनाल्ड ट्रंप या इनकी फैमिली की, क्रिप्टो शिप्टो में तो काम करता है ये। फखर भाई होगा वो कंपनी दे दे। मैं कह रहा हूं ये $1 बिलियन जो ले रहा है मेंबरशिप का, वो तो हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें खरीदने के लिए लोग पैसा देते हैं एकदम, वो पैसा जाएगा कहां, मैं ये पूछ रहा हूं। वो कोई गजा वेलफेयर फंड बना है, वो कोई पैलेस्टाइन वेलफेयर फंड बना है, वो पैसा कहां जाएगा? वो तो ट्रंप साहब की मर्जी है, वो जिधर मर्जी रखे, वो अपने पर्सनल अकाउंट में रख ले, कौन पूछेगा? ये मेंबरशिप इस तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है सर, जो आप क्वेश्चन रेज करें प्लीज। अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पैसा वो $1 बिलियन रेज कर रहे हैं, वो मतलब बेच रहे हैं गजा बोर्ड की पीस की मेंबरशिप। और क्या होगा उस मेंबरशिप में बैठ के, क्या करेंगे आप उसमें? उसकी जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका खर्चा चलवाने के लिए ले रहे हैं। किससे वो पैसा कहां जाएगा? उसकी ऑडिट कौन करेगा? क्या खर्चा है? मतलब कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप $1 बिलियन दे दीजिए और वहां बैठिए और पैलेस्टाइन के लोगों का भाग्य आप डिसाइड कीजिए। ये तो इंपीरियलिज्म एट बेस्ट है कि रैडक्लिफ ने जो है इंडिया आया भी नहीं और उसने जो है लकीर खींच दी और इंडिया टूट गया। ये इस तरीके से जो इन लोगों ने अब दुनिया भर में जो खेला है,
कि यूरोप और फ्रांस और ये यूके और जर्मनी बैठ करके अफ्रीकन कंट्रीज का बाउंड्री डिटरमाइन करते थे, चेस बोर्ड की तरह इनके टेबलों पे नक्शे खींचे होते थे और उन नक्शों में ये बॉर्डर मार दिया, वो देश बन गया। ये तो हालात है इनके। तो देखिए, मैं तो वही फिर से कहूंगा ना कि आपका जो क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन का क्या फ्यूचर है, भाई यूएन को जैसा भी है, यूएन को अलाइव रखना, किकिंग रखना, फंक्शनल रखना, ये बहुत जरूरी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रम्प साहब जो है एक नार्सिसिज्म का शिकार हैं, उनको अपना तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, अपनी प्रशंसा सुनकर के वो गदगद हो जाते हैं और वो उन्हीं को अपने पास रखते हैं जो उनकी प्रशंसा करे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है विश्व समुदाय वो उनके अगेंस्ट में खड़ा होना सीख गया। यूरोप ने वो कह दिया कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ ट्रेड डील, यूरोप खड़ा हो गया। और इंडिया के साथ आप देखिए, मैं कल देख रहा था एक क्लिप, ये जो डावोस में हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी क्लिपिंग मैं देख रहा था। उस क्लिपिंग में ये दिखा रहे थे कि भाई जो वो आइकिया के जो ग्लोबल हेड है, उन्होंने कहा आई एम एन एम्बेसडर ऑफ, वो क्या नाम है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो आपको सुना देता हूँ। मैं बड़ा वो खुश हुआ उसको सुनकर कि आप एक इतने बड़े फोरम में बैठ करके अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो सोचिए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और उसकी क्या जो है साख है, वैल्यू है दुनिया भर में। ये because we live in the family, my wife and the 2 children, for 6 years. And so I call myself an Indian ambassador in the business community. So unpaid as well. So आप ये देखिए कि हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए ऑलरेडी लोग बैटिंग कर रहे हैं। जो देखिए भारत के सब दोस्त हो जाएंगे, यह संभव है कि सब भारत से प्यार करने लगेंगे, भारत की शत्रु रहेंगे, भारत का बुरा आने वाले भी रहेंगे। लेकिन हमसे भी करते हैं, तभी तो जाके हमें ऐसी दावतें दे रहे थे, ऐसे तो नहीं। और कानों में बात की, और एक किसी ने, संजय कोई है हमारे व्यूअर में से, उन्होंने क्वेश्चन भी किया कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ ने ट्रम्प के कान में क्या बोला होगा? देखिए मैं मजाक के उसमें नहीं हुआ, कुछ भी बोले। He was just trying to show to the world कि I'm close to Trump। देखिए ट्रम्प एक ऐसी आग है ना, जिनके आप जितना क्लोज जाइएगा उतना आप जलेंगे। ट्रम्प का हिसाब किताब पुलिस वाले की तरह, पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, समझ रहे हैं ना। जो ट्रम्प के ज्यादा पास जाएगा वो भैया जल के राख हो जाएगा। ट्रम्प साहब को सिर्फ अपना होता है। वो आज जो हाथ दिखा रहे हैं और वो ही इज बेसिकली ट्राइंग टू रेप्लिकेट व्हाट मोदी जी डिड इन SCO समिट एट चाइना। तो वो उसको रेप्लिकेट करने के जाने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्या शहबाज शरीफ को वैल्यू देने जा रहे हैं? कुछ नहीं देने जा रहे भाई। सो शहबाज शरीफ साहब ने एक ही हैड एन अपॉर्चुनिटी और वो कुछ कह रहे होंगे बातें, बट आई डोंट थिंक कि ट्रम्प विल टेक शहबाज शरीफ जी को सीरियस, बिकॉज शहबाज शरीफ के पास ना तो पावर है, ना तो क्रेडिबिलिटी है और ना ही लेजिटिमेसी है। तीनों नहीं है, ना क्रेडिबिलिटी है, ना लेजिटिमेसी है, ना पावर है। उनको भी पता है कि अगर उनको आपके यहाँ से काम कराना है तो उनको किसका दरवाजा खटखटाना है। तो सिंपल एज दैट, इट वाज अ शो पीस। एंड वैसे भी मैंने कहा बोर्ड ऑफ गजा पीस वाज अ बिगेस्ट डिजास्टर। 35 कंट्री तो यूएस ने कहा बुलाएंगे और वो नहीं बुला पाए। और मिडिल ईस्ट के पीस में अगर मिडिल ईस्ट की कंट्रियां पहुंच भी गई तो उसमें कौन सा बड़ी बात। ये सारे अरब स्टेट जो है, बुरा मत मानिएगा, ये अमेरिका के पिट्ठू स्टेट है। अमेरिका के लिए ये जीते हैं, अमेरिका के लिए मरते हैं। भाई $400 मिलियन का पर्सनल गिफ्ट दिया था एरोप्लेन उन्होंने कतर ने। आप सोचिए $400 मिलियन का, यार अब किसी और को देते, पाकिस्तान को ही दे देते। सर बात यह है कि किसी गरीब देश के ऊपर, गरीब इंसानों के ऊपर उसको लगाते हैं तो कम से कम वो बेचारे कुछ ना करते तो हो सकते हैं कम से कम इनके लिए बेस्ट विशेस और कोई दुआई तो कर सकते थे। लेकिन नहीं, ट्रम्प को दिया $400 मिलियन का पर्सनल जेट जो है वो उनको दिया है कि भाई वो परेशान हो गए कि यार ऐसा जहाज मुझे मिला। मतलब वो बड़े, मतलब आई एम सॉरी। जी बोलो। देखिए ये चीज जो है ये हर जगह होती है। आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से ही गिफ्ट मिलना करते हैं। आप अगर यहाँ कोई आपको ट्रीट करता है, अगर आप किसी जगह चले जाएं 5 स्टार होटल में, मैं अगर पाकिस्तान की भी बात करूं, और वहां पर कोई ऐसा आ जाए जो बहुत हाई प्रोफाइल हो, तो वो होटल वाले उससे बिल नहीं लेते। नहीं सर आप आ गए, यही बड़ी बात है, आपने हमारे यहाँ खा लिया, उनसे बिल नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब चला जाएगा जिसके पास खाने को नहीं है तो उसको गेट के अंदर ही नहीं आने देंगे। तो ये कहना कि ट्रम्प को ऐसा प्लेन जो है वो गिफ्ट कर दिया, तो भाई ट्रम्प की जो वैल्यू है उस हिसाब से गिफ्ट दिया ना। उन्होंने किसी गरीब कंट्री को देखा, उन्हें क्या हासिल होना था। जी मुझे लगता है आरजू जी की एग्जाम्पल ठीक नहीं है। उसका कारण यह है कि फिर तो सारे होटल वाले दे रहे होते, यानी हर देश में ट्रम्प जी को मिलता। ठीक है ना, सब ट्रम्प जी को तो नहीं दे रहे हैं ना। जो भाई ये तो वो हुआ कि जब आपके घर में, मेरे घर में होली या ईद होती होगी आपके यहाँ पे, तो भाई आप जो अपने यहाँ काम वाली होती है उसको आप अपना जो है सबसे सस्ता वाला गिफ्ट देते हैं। लेकिन काम वाली जब आपके घर में आती है वो अपना सबसे महंगा वाला गिफ्ट ला के देती है आपको। आप समझ रही है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बेचारी नौकरानी जो है वो एक स्टोर में गई, साड़ी के दुकान पे, उसने बोला कि जो भैया सबसे महंगी साड़ी है वो दिखाना। उसने पूछा क्यों? उसने कहा मेम साहब को गिफ्ट करना है। और उसके बाद उसकी मेम साहब साड़ी के स्टोर में गई, उसने कहा भैया जो सबसे सस्ती साड़ी है वो दिखा देना। उसने कहा क्यों? उसने कहा नौकरानी को देना है।
तो ये एग्जाम्पल यहाँ फिट होता है कि भैया अपना सबसे बेस्ट देना है, क्योंकि कतर और ये लोगों की जो भी शासनें चल रही हैं अमेरिका के आशीर्वाद से चल रही है। अमेरिका का आशीर्वाद जिस दिन खींचा, ये जंगे जिसे कहते हैं ना सिविल वॉर का या दूसरी तरीके के वॉर्स का शिकार हो जाएंगे। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस किस्म की वीडियो जो मैं अभी दिखाने लगी हूँ, मेरे ख्याल है मुश्किल से 10 सेकंड की होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इस किस्म की वीडियोस नहीं बननी चाहिए। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, तो इस किस्म की वीडियोस जो लोग भी बना रहे हैं प्लीज ना बनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है, मतलब कि 27 जनवरी को हमारे मतलब कि रिपब्लिक डे के बाद जो 26 जनवरी मनाई जाएगी ना, उसके बाद से ही क्या बोलते हैं ईयू की जो प्रेसिडेंट है ना वो आने वाली हैं, मतलब बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ में आने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ों पे मतलब कि साइन होंगे। ठीक है, वैसे सिक्योरिटी पे होंगे, डिफेंस पे होंगे, ठीक है, ट्रेड पे बात होगी, ट्रेड कैसे कैसे आगे बढ़ाई जाएगी उस पर बात होगी। ठीक है भाई साहब, ये बहुत बड़ी डील होने वाली है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में, जिसको लेके भाई साहब अमेरिका बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका है। ट्रंप को मतलब कि नींद में सपने आ रहे हैं कि भाई साहब ये मेरी तरफ ग्रुप बन रहा है भाई साहब। अब तो यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ में आ गया है। ठीक है भाई, भारत तो खुले वो क्या बोलते हैं यूरोपियन यूनियन खुलेआम कह रहा है कि भाई साहब अब हम भारत को एक नया मतलब कि अपना मतलब कि व्यापार का पार्टनर बना रहे हैं, मतलब कि ठीक है बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, अपना जो ट्रेड में पार्टनर बना रहे हैं। ठीक है भाई साहब, हर चीज़ हम उनके साथ शेयर करेंगे, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे भारत को, जो कि भाई साहब भारत खरीदता है ना दूसरे देशों से वेपन्स खरीदता है, भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे हम अभी फ्रांस से हम ले रहे हैं ना राफेल, वैसे ही टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा वेपन्स होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी भारत को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और उन्होंने कहा है कि भाई हमारा रिलायबल पार्टनर बन चुका है भारत हर क्षेत्र में। अब हम भारत के साथ काम करने जा रहे हैं। जो काम हम चाइनीज़ों के साथ में करने जा रहे थे, रशियंस के साथ में करने जा रहे थे, रशियन तो चलो वॉर की वजह से साइडलाइन कर दिया था, लेकिन चाइनीज़ के साथ में हम काम करने जा रहे थे, वो काम अब भारत के साथ में होगा, ये कहना है यूरोपियन यूनियन का। इसके साथ साथ जो फ्री ट्रेड डील होगी, फ्री ट्रेड डील में आपको बताता हूँ क्या है। जो टैरिफ लगाते हैं, जैसे कि भाई साहब यूएस ने टैरिफ लगा रखा है ना हमारे सामानों पर जो कि अमेरिका में जा रहा है, तो उस पर जो टैरिफ लगाया होता है ना, फ्री ट्रेड डील है, FTA की ट्रेड एग्रीमेंट है ये, जिससे कि मतलब कि कोई भी टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि ठीक है भाई साहब, चाहे भारत का सामान यूरोप में आए, यूरोप का सामान भारत में आए, तो कोई भी मतलब कि टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। फ्री ट्रेड डील है। ठीक है भाई साहब, ये सीधे सिंपल हो गया भाई साहब। और ये कितनी बड़ी अच्छी बात है कि भारत को अब जो भी सामान मतलब कि जो कि टैरिफ लगा रखा था ना, 500% टैरिफ का थ्रेट आ रहा था भारत की तरफ कि भाई साहब हम तो इतना लगा देंगे अमेरिका की तरफ से भारत को, तो भाई साहब भारत का जो सामान है ना वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत में यूरोपियन यूनियन को हम भेज सकते हैं। ठीक है भाई साहब, यूरोपियन यूनियन समझ रहे आप, यूरोप के जितने भी देश है, फ्रांस है, UK है, पोलैंड है, ठीक है भाई साहब, क्या बोलते हैं पोलैंड है, UK है, फ्रांस है, जर्मनी, ये सब मतलब कि और भी सारे देश हैं मतलब कि यूरोप के, उनको हम भेज सकते हैं अपना सामान। ठीक है भाई साहब, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत में। ठीक है भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात है। हम वैसे तो भाई साहब तेल तो भेज ही देते हैं भाई साहब। रशिया का जो तेल है ना, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है ना, उससे बहुत उसको रिफ़ाइन करके उसको एक तरीके से उबाला जाता है, रिफ़ाइन प्रोसेस होता है, उसको उबाल के भाई साहब उसके अंदर से भी गैसेस निकलती हैं, पेट्रोलियम निकलती हैं। ठीक है भाई साहब, और भी डीजल वगैरह भी निकलता है। ठीक है भाई, LPG गैस निकलती है, पेट्रोलियम वगैरह तो है ही। ठीक है भाई साहब, तो ये सारी की सारी जो मतलब पदार्थ निकलते हैं ना उसके अंदर से, मतलब कि जो प्रोसेस करके उसका जो तेल वगैरह जो गैस वगैरह निकलती है ना, ठीक है, सारा जो मटेरियल निकलता है वो सारा का सारा जो है ना, हम वैसे तो भेज ही रहे थे भाई यूरोपियन यूनियन को। अब उसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो गया, डिफेंस पे भी बात होगी, टेक्नोलॉजी पे भी बात होगी, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करी जाएगी भारत को। ठीक है भाई साहब, ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब। और भाई एक बड़ी बात और है कि भाई साहब भारत को कोई थ्रेट नहीं होगा किसी भी तरीके से, वेस्ट की तरफ से अब कोई थ्रेट नहीं होने वाला। मतलब कि भारत को कुछ भी कह देते थे ना वो लोग, मतलब वेस्ट भी मतलब कि अमेरिका के बोल में बोलता था, ये यूरोप भी अमेरिका के बोल बोलता था कि भाई साहब हम तो भारत को ये कर देंगे, हाँ भारत के ऊपर तो सैंक्शंस लगानी पड़ेंगी, भारत तो भाई साहब मतलब फ्यूलिंग कर रहा है वो वॉर के अंदर, यूक्रेन और रशिया की वॉर के अंदर, मतलब रशिया को पैसा देके, रशिया से मतलब तेल खरीद रहे हैं तो एक तरह से पैसे देके फ्यूलिंग कर रहा है, वॉर ऑफ फ्यूलिंग कर रहा है। तो ऐसे बोल होते थे यूरोप के। लेकिन भाई साहब अब 26 जनवरी के बाद जो डील होगी ना, उसके बाद पूरी तरीके से बोल अभी से बदल चुके हैं बोल, तो खैर उसके बाद तो बिल्कुल ही बोल बदल जाएंगे। और उसके बाद अलग थलग कौन पड़ेगा? अमेरिका। ट्रंप जो है ना, ट्रंप जो भाई साहब अपने ही नाटो एलाइज को मतलब कि थ्रेट कर रहा है कि भाई साहब मैं ग्रीनलैंड ले लूँगा। ठीक है भाई साहब, कनाडा को कह रहा है कि भाई साहब देखो
मैं कभी भी कनाडा को भी हथिया सकता हूँ, ठीक है भाई साहब, कनाडा भी मेरा है, ग्रीनलैंड भी मेरा है। ग्रीनलैंड पे तो भाई साहब फ़ोटो में उसने झंडा ही काट दिया भाई। ट्रंप ने फ़ोटो डाली थी कि भाई साहब ये देखो ग्रीनलैंड मेरा है, झंडा ही काट दिया था उसने तो भाई साहब। उसने तो कह दिया, उसने तो भाई साहब डिक्लेयर कर दिया कि भाई ग्रीनलैंड मेरा है। क्या कहता है, ग्रीनलैंड अगर भाई साहब मेरे को सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है भाई साहब, टैरिफ लगाना शुरू करूँगा। उसके बाद भाई टैरिफ के डर से मतलब कि वो ग्रीनलैंड सौंप देंगे भाई। मतलब कि यार कैसे दिमाग लगा रहे हैं भाई ये, मतलब कि कौन चला रहा है यूएस की मतलब कि फॉरेन पॉलिसी को भाई साहब। मतलब टैरिफ लगाने से मतलब टैरिफ वॉर, मतलब यार भाई साहब टैरिफ वॉर तो भाई साहब मतलब छोड़ा हुआ तेल खुद ही आ गया है वापस अमेरिका को भाई साहब। मतलब कि सोच रहा था कि टैरिफ वॉर से मैं पूरी दुनिया फतेह कर लूँ। भाई पूरी दुनिया कैसे फतेह कर लेगा भाई साहब। हम यहाँ पे क्या हलवा पूड़ी खा रहे हैं लोग, मतलब कि मटर छील रहे हैं भाई साहब दूसरे देश जो हैं, ठीक है भाई साहब। तुम टैरिफ लगाओगे, उसके बाद हम सब कुछ अपना तुमको सौंप देंगे, उसके बाद कहेंगे देखो जी भाई साहब तुम्हारी फतेह है, हमने तो भाई सरेंडर कर दिया भाई साहब। ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। टैरिफ वॉर से भाई कुछ नहीं हो सकता। भारत ने जैसे टैरिफ वॉर का सामना करा है ना, सबसे ज़्यादा टैरिफ तो भाई साहब भारत के ऊपर लगाया। पहले तो चाइनीज़ के ऊपर लगाया था उन्होंने, ठीक है भाई साहब, चाइना को ऊपर रखा था, दूसरे नंबर पर रखा था भारत को, फिर उसके बाद फिर रशिया वगैरह जो भी थे, ठीक है भाई साहब। भारत ने जैसे जैसे निपटा है ना भाई साहब, टैरिफ वॉर में झुका नहीं है भारत। भारत का सामान रह मतलब कि उनके पोर्टों पर खड़ा रह गया, ठीक है भाई साहब। फिर भी वो क्या बोलते हैं, ये अलाउ नहीं कर रहे थे भाई साहब, कह रहे कि इतना % टैरिफ दो, ठीक है भाई हमने झेल लिया, हमने दे दिया, ठीक है भाई साहब। अब उसके बाद जब भारत ने बस काउंटर टैरिफ लगाया ना भाई 30% अमेरिकन चीज़ों पे भी जो भारत में आ रही है, उसमें ट्रंप को पता चला है कि भाई साहब भाई भारत से पंगा नहीं लिया जा सकता भाई साहब। भाई साहब मोदी है ना जो भाई साहब, मोदी को मैंने कितने भी झुकाने की कोशिश करी है, मोदी नहीं झुकता भाई साहब। मोदी झुका देता है, झुकता नहीं है, ठीक है भाई साहब। तो ये बात है ना भाई यूरोपियन को पसंद आ गई कि भाई जब अकेला मोदी भाई साहब अमेरिका से टकरा सकता है, तो भाई साहब ये मोदी हमारे लिए भाई साहब अमेरिका से भिड़ भी सकता है, मतलब कि हमारे साथ खड़ा भी हो सकता है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि भाई साहब अमेरिका के जो इरादे हैं ना वो सब भांप चुके हैं, ठीक है भाई साहब। इससे बढ़िया तो भाई साहब अब मुझे रशिया लगता है भाई साहब। रशिया ने भाई साहब यूक्रेन पे करा भाई, लेकिन भाई साहब उसके सिक्योरिटी थ्रेट होगा जो भी होगा उसका मसला था, लेकिन ये तो नहीं कह रहा भाई दुनिया पे मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये लगाऊंगा। लेकिन भाई खैर उनकी इकनॉमी भी इतनी नहीं है जितनी अमेरिका की है। अमेरिका तो खित्ते का चौधरी बनने को सोच रहा है ना भाई साहब, अपने ही नाटो अलाइज को खाने की सोच रहा है भाई साहब। जहाँ एक तरफ नाटो अलाई कह रहा है कि हमें इमीडिएटली फंड्स की ज़रूरत है भाई साहब नाटो चलाने के लिए, नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने के लिए, ठीक है भाई साहब। वो फंड किससे मांग रहा है? अमेरिका से। और अमेरिका क्या कह रहा है कि भाई साहब मैं ग्रीनलैंड हथियाने जा रहा हूँ। मतलब ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए ये फंड मांगे जा रहे हैं कि भाई साहब ग्रीनलैंड की सुरक्षा हमें करनी है, ठीक है भाई साहब। जो डेनमार्क की टेरिटरी है, ठीक है भाई साहब, डेनिश किंगडम है, ठीक है भाई साहब, उसकी टेरिटरी है भाई साहब, डेनमार्क की भाई साहब, यूएन में रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, ठीक है भाई साहब। उसको कह रहे हैं भाई अमेरिका की भाई साहब मैं करूँगा, और नाटो लाई उसी से फंड मांग रहे हैं भाई साहब। ये मतलब कि एकदम जोक हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स भाई जोक बनी पड़ी है भाई साहब एक तरीके से, क्योंकि भाई साहब केंद्र में कौन है? सबसे केंद्र बिंदु में है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भाई साहब कोई भी फैसले लिया जा रहा है भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई साहब करना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है भाई साहब, ये बता दे भाई साहब। पता नहीं कितना थ्रेट आ रहा है अमेरिका को। अमेरिकन शिप्स आ रही हैं भाई साहब, रशियन शिप्स आ रही हैं, इंडियन शिप्स आ रही हैं, हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है। भाई चूरन बेच रहा है बस, सिर्फ और सिर्फ चूरन बेच रहा है। और उसका साथ कौन दे रहा है? पाकिस्तान से सारे गंदे काम करवाता है अमेरिका भाई साहब, ठीक है भाई साहब। ईरान के लिए ज़रूरत पड़ रही है तो भाई बुला लिया पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में, जो गाज़ा में मतलब कि उनके लिए कर रहे हैं ना, फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। फंड्स भाई साहब ये नहीं बताया उन्होंने फंड्स जाएगा कहाँ पे। कोई भाई जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वेलफेयर फंड बनाया उन्होंने, जो कि भाई अभी क्लिप में बता रहे थे अभिषेक सर, तो भाई कुछ नहीं बनाया भाई साहब। पता नहीं ये फंड्स कहाँ जाएगा भाई साहब। अमेरिका के क्या बोलते हैं, ट्रंप के पास जाएगा, किसके पास जाएगा भाई, ये तो बता देते। और पाकिस्तान भी भाई साहब, पाकिस्तान भाई साहब खुद 1-1 बिलियन मांग रहा है भाई साहब। पाकिस्तान खुद 1-1 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है भाई साहब IMF के दर पे जाके, और वो 1 बिलियन देने के लिए राजी हो गया भाई साहब। ये सबसे बड़ा जोक, सबसे बड़ा फ्रॉड भाई साहब। मतलब समझ नहीं आया भाई साहब पाकिस्तान को, मतलब कि भाई पाकिस्तान राजी हो गया यार, मतलब कि 1 बिलियन देने के लिए भाई साहब। इतना पैसा आ गया क्या उनके पास में भाई मैंने एक बात सीखी है भाई साहब, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई साहब बड़े बड़े लोग पता नहीं कब तुम्हें फंसा देना, ठीक है भाई साहब। तुम्हें भाई साहब लालच दे के, ये दे के, वो दे के कब फंसा देना पता नहीं चलता है। इसलिए भाई साहब जितनी औकात है ना, जितने पैर हों उतने पैर पसारने चाहिए, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान किसी भी टाइम पर बैंकरप्ट हो सकता है, और ये 1-1 बिलियन बांटते हुए डोल रहे हैं। तो भाई साहब इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं कह सकते हम। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।